गुड मॉर्निंग दोस्तों। शायद ही दिवाली वाले दिन किसी को ऐसी गिफ्ट मिलती होगी, शायद ही कोई ऐसे गिफ्ट की उम्मीद करता होगा। और मैं भी प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि किसी को किसी भी दिन ऐसी गिफ्ट देखने को ना मिले। दोस्तों, ये घटना है प्रतापगढ़ राजस्थान की। यहाँ पर एक 10 साल का बच्चा था, उसके जलने से मौत हो गई। पूरा मामला क्या है? तो पूरा मामला ये कि एक हस्बैंड रहता है, एक वाइफ है और उसका एक 10 साल का बच्चा था। अब यहाँ पे इनके घर में आग लग जाती है। इनके घर ही में राशन की दुकान थी और टेंट की दुकान थी। यानी जैसे होता है ना, कई बार कि हम अपने घर में कोई छोटा मोटा दुकान खोल लेते हैं, उसको चलाते हैं। तो इसी तरीके से इनकी दुकान थी और वहीं पे आग लग गई। आग किस वजह से लगी थी? तो आग लगी थी सर्किट शॉर्ट होने की वजह से। अब यहाँ पे जब तक ये लोग बुझाते तब तक आग बहुत ज्यादा पकड़ चुकी थी। और यहाँ पे बच्चे की जान चली गई और बच्चे की उम्र कितनी थी? 10 साल। बच्चा तो तुरंत वहीं पे डेथ हो गई, लेकिन ये लोग जब उसको बचाने की कोशिश में थे, माँ बाप, तो इनको भी आग के झुलस में आना पड़ा। इनको भी आग लगी। हालांकि ये हॉस्पिटल में एडमिट है और शायद अभी ठीक है, लेकिन क्योंकि वही चीज है कि अब बच्चे की जान चलेगी तो कितना ठीक होंगे। फिजिकली तो ठीक हो ही सकते हैं, लेकिन मेंटली कितना ठीक है, ये देखने वाली बात है। और दूसरी चीज ये दोस्तों कि देखिए, जब आपके घर में कोई ऐसी दुकान है तो आपको हमेशा अग्निशमक यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। और अगर दो चीज की दुकान है तो कम से कम तो आपको दो चीज का अग्निशमक यंत्र रखना ही चाहिए था ना यार। कम से कम दो तो रखिए। मान लीजिए इमरजेंसी में कोई जरूरत पड़ जाती है तो आप कैसे बुझाओगे आग को? और यहाँ पे देखिए, अगर आपका सामान जल जाता तब भी चलता है, इंसान बर्दाश्त कर लेता, उसको फिर से मैनेज करता। पर यहाँ पे जिस बच्चे की जान गई है, 10 साल तक उसको पाल पोस के बड़ा किया, इतना सारा इन्वेस्टमेंट और इतनी सारी भावनाएं जुड़ चुकी थी, इतनी सारी यादें थी, अब उसके बाद बच्चे की जान चले जाना, ये किस हद तक सही है? और ये अक्सर होता कैसे? वो हमारी लापरवाही की वजह से। ये दोनों लोग दुकान देख रहे थे और बच्चे को घर में अकेला छोड़ दिए थे। जब वो 10 साल का यार मात्र, उसको कितनी समझ है? ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी कि हम अपने बच्चों को समझाएं कि क्या सही है क्या गलत है, उसके साथ रहें, उसको अपने साथ रखें। ये सारी चीजें उसको समझाना हमारी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन हम लोग जनरली ध्यान ही नहीं देते हैं। और ऐसी बहुत सारी घटना कल देखने को मिली होगी पटाखों की वजह से। किसी का हाथ जला होगा, किसी का पैर जला होगा, किसी की आंख जली होगी। पर हम लोग ये सारी चीजें समझाते नहीं अपने बच्चों को, उनको ये बताते नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए, पटाखे फोड़िए, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है, सेलिब्रेट करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन उसका जो सेफ्टी मेजर है उसको भी तो ध्यान में रखिए ना। अगर आपके बच्चे के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, पटाखा तो 100 रुपए का है, उसकी वजह से आपके बच्चे के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में आपने कभी सोचा? उसके बाद आपके दिमाग पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? ऐसी घटनाएं हम रोकना हमारे हाथ में तो नहीं, लेकिन इससे बचने के लिए हम बहुत सारे कदम उठा सकते हैं। देखिए, जैसे आप लोग के जनरली घर में देखते होंगे कि एक मेन यहाँ पे फ्यूज रहता होगा। और जैसे कोई भी सर्किट शॉर्ट होता है या कोई भी दिक्कत देखने को मिलती है, कोई बल्ब तक फ्यूज होता है ना, तो ये मेन सर्किट जो रहता है, यहाँ से स्विच ऑफ हो जाती है और सारे घर की लाइट अपने आप कट हो जाती है। इस तरीके की चीजें आप अपने घर पे लगवाइए ना। आप लोग 100 रुपए, 200 रुपए, 10,000 रुपए बचाने के चक्कर में पूरे घर का वाट लगवा देते हैं। थोड़े से पैसे के चक्कर में आखिरकार बच्चे की जान चली गई ना। वही 10,000, 15,000, 20,000 एक्स्ट्रा लगता। वैसे भी घर बनवा रहे हैं आप 5 लाख, 10 लाख का, तो उसमें 10,000 रुपए लगाने में और क्या जा रहा है? तो वहाँ पे एक मेन फ्यूज आता है, इसको जब ऐसे आप लगवा देंगे ना यहाँ पे, जैसे आपके घर में कोई भी लाइट वाला इशू देखने को मिलेगा, तो तुरंत ये वाला मेन फ्यूज बंद हो जाता है अपने आप और सारे घर की लाइट अपने आप कट हो जाती है। उसके अलावा जब आपके यहाँ पे दुकान है, आपके घर ही में दुकान है, तो ये संभावना हमेशा बनी रहेगी कि आपकी दुकान में आग लग सकती है। तो यार, आपको चीज ध्यान देनी चाहिए थी, अग्निशमक यंत्र रखना चाहिए था। और आसपास के लोग को इस तरीके से कांटेक्ट रखिए ताकि अगर आपके पास नहीं भी तो लोग अवेलेबल हो जाएं। जब तक ये लोग पहुंचते हैं, जब तक ये लोग पहुंचे हैं, तब तक इनका घर पूरा जल के आप देख ही सकते हैं हालत क्या हो चुकी है। तब तक बच्चा जल चुका था। और मतलब एक तो होती है कि मौत, एक नेचुरल डेथ होती है, वो हो गई, ठीक है, आदमी रोता है कुछ टाइम, फिर वो सब्र कर ले जाता है। पर इस तरीके की जो घटना होती है, इसके माध्यम से किसी की मौत होती है, तो आदमी कैसे बर्दाश्त करेगा? अब पूरी जिंदगी इनके दिमाग में ये चीज, ये बर्डन के रूप में रहेगी, हमेशा ये बोझ के रूप में बनी रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये रहा आपकी प्रैक्टिस के लिए पीआईक्यू का क्वेश्चन। बात की जा रही है दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में पूर्वैया या पूर्वी क्यों कहलाता है? इस दिशा परक मौसमी पवन प्रणाली ने क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया है? यानी कि यहाँ पे ये भी पूछा गया है, जो भोजपुर का क्षेत्र है, तो इसको जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, इसको यहाँ पे पूर्वैया या फिर पूर्वी क्यों कहा जाता है? दूसरा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ की संस्कृति पर? तो वो चीज भी आपको बतानी है यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि जैसे ही कहीं पर भी वर्षा हो गई या फिर जैसे शीत ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है हमारे ऊपर। जैसे अगर शीत ऋतु में हम नॉर्मली ठंडे के समय में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, ऐसा तो है नहीं कि जो जनरली हम ग्रीष्म ऋतु में पहनते हैं वही पहनते होंगे। इस तरीके से। और यहाँ पे संस्कृति पे जैसे कई बार क्या होता है कि जब मानसून आती है तो उसके लिए गीत गाया जाता है या फिर उस तरीके से कपड़े पहने जाते हैं, पकवान बनाया जाता है, ये सारी चीजें होती है, नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो वो सारी चीजें आपको देखना कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका संस्कृति के ऊपर, वो बताना है आपको। अगर हम देखें आज के इंपॉर्टेंट डे को, तो बात करें विश्व दयालुता दिवस यानी कि वर्ल्ड काइंडनेस डे, ये प्रत्येक वर्ष 13 नवंबर को मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम क्या है? तो आइए एक ऐसी दुनिया बनाए जहां करुणा आदर्श हो। लेट्स क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर कंपैशन इज द नॉर्म। अच्छा, यहाँ पे ये जो करुणा वाला टॉपिक है ना, ये आपके एथिक्स वाले में भी आता है, तो उसको अच्छे से देखेंगे। एथिक्स में ये आपको पढ़ाया जाएगा, अगर आपने कहीं से पढ़ा होगा, फिर आपको जो बुक होगी ना उसमें भी इसके बारे में दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको एक अच्छा गुण माना जाता है करुणा को। दोस्तों, आज द हिंदू न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ है, तो इसको पीडीएफ मुझे मिली नहीं है, और द इंडियन एक्सप्रेस वालों ने तो रात में ही मैसेज कर दिया था कि कल ई पेपर नहीं मिलेगा।
तो वो चीज़ ठीक है अपनी जगह, थोड़ा बहुत टॉपिक उसको कवर कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा तो होगा नहीं, जब पेपर ही नहीं है तो बहुत ज़्यादा टॉपिक कहाँ से लेकर आऊँगा मैं। तो द हिंदू पब्लिश नहीं हुआ और वो लोग इन्फॉर्म भी नहीं करते यार। इंडियन एक्सप्रेस वालों का एक अच्छी चीज़ है कि उन्होंने ईमेल कर दिया कि कल ये पेपर आपको नहीं मिलने वाला है, कल स्टाफ लोग की छुट्टी है दिवाली के नाते। तो यहाँ पे द हिंदू वाले ने ना तो कोई ईमेल किया है, ना कोई व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है, ना कोई नोटिफिकेशन भेजा, कुछ भी नहीं। इवन ऐप में भी उन्होंने अपडेट नहीं किया कि ये पेपर नहीं मिलेगा, और ऐसे ही करती हैं लोग। 8 बजे तक मैं वेट करता रहा कि ये पेपर आ जाएगा, ये पेपर आ जाएगा, वो पेपर आया आया ही नहीं इनका। तो आज बहुत ज़्यादा टॉपिक तो होने नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे बात की जा रही है QS एशिया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के बारे में। देखिए आंकड़ा कहाँ से लेंगे, ये 2023 से लेंगे, लेकिन नाम क्या रहेगा 2024 का। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, बस 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे पहला, इसमें फर्स्ट कौन आया है, तो इसमें फर्स्ट आया पेकिंग यूनिवर्सिटी। वो कहाँ की है, तो वो चाइना की है, आप सभी को पता होगा। उसके बाद अगर हम भारत के स्तर पर बात करें कि प्रथम कौन आया है, तो ओवरऑल उसकी 48वीं रैंक है, वो है IIT बॉम्बे। और हमारे स्तर से देखेंगे तो फर्स्ट पर है, यानी कि भारत में पहले स्थान पर कौन है, तो IIT बॉम्बे है। और ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 48वीं है। उसके अलावा इसमें कुल 857 विश्वविद्यालय शामिल थे, जिसमें से 148 भारत के हैं। और इस बार भारतीय विश्वविद्यालय सबसे ज्यादा शामिल हुए हैं, यानी कि किसी एक देश के सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय शामिल हों तो वो कौन है, वो भारत है। इस बार चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया है, सबसे ज्यादा हमारे विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में शामिल है। वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, बाकी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें IIT खड़गपुर का बताया कि 59वें स्थान पर है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं लिखा नहीं भूल गया, IIT दिल्ली करके जो IIT दिल्ली है वो टॉप 50 में है। तो ये आपको याद रखना है। टॉप 50 में हमारे 2 संस्थान है, 2 यूनिवर्सिटी। कौन कौन सी, तो IIT बॉम्बे होगी और IIT दिल्ली होगी। हालांकि ये कभी आपसे पूछता नहीं, आपने भी PYQ देखा होगा, शायद ही कभी आपसे पूछा गया होगा। अगर आपको याद हो, तभी हमने कुछ दिन पहले ही WHO की एक रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया था, जो कि टीबी से रिलेटेड थी, जिसका नाम था ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023। अब वहां पे हमने उसके बारे में कुछ मोटे मोटे पॉइंट देखे थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या बताया गया इस रिपोर्ट में, यानी कि यहाँ पे स्पेशल हम देखेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के बारे में। दोस्तों अगर हम देखेंगे वैश्विक स्तर पर, तो टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, लेकिन भारत ने इसको अपने स्तर पर 2025 तक ही लक्ष्य रखा है कि हम 2025 तक टीबी को उन्मूलित कर देंगे, टीबी को समाप्त कर देंगे भारत से। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इस दिशा में कदम बढ़ाया गया है भारत के द्वारा, इस दिशा में अच्छे कदम उठाए गए भारत के द्वारा। लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखते हैं तो भारत में जीवाणु संक्रमण की सबसे अधिक घटनाएं जारी हैं, यानी कि सबसे ज्यादा मामले कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं टीबी के, तो भारत में ही देखने को मिल रहे हैं। वही बात यहाँ पे की जा रही है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में टीबी के कुल मामलों में से 27% मामले भारत में हैं। इस रिपोर्ट में भारत के 2 सकारात्मक पहलुओं के बारे में भी बताया गया। पहला क्या है, तो पहले ये बताया गया कि जो टीबी के मामले हैं इसकी रिपोर्टिंग में वृद्धि हुई है। रिपोर्टिंग का क्या मतलब है, लोग जान रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि हाँ टीबी हुई है मुझे। पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग को पता ही नहीं था, बहुत सारे लोग बताने से डरते थे कि यार टीबी हो गई है, वो एक लाइलाज बीमारी, इस तरीके की बातें चलती थी। लेकिन अब उसका इलाज संभव है। तो अब बहुत सारे केसेस हमारे पकड़ में आ रहे हैं, बहुत सारे केसेस के ऊपर हम देख पा रहे हैं कि हाँ इनको टीबी हुई है, उसका इलाज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताया कि 2022 में 24.2 लाख मामलों के साथ पूर्व महामारी स्तर को भी पार कर गया, यानी कि जब कोविड-19 के पहले हम देखते हैं तब भी इतना ज्यादा रिकॉर्ड नहीं किया गया था केस, जितना कि अब किया गया, जितना कि अब रिपोर्टिंग की जा रही है। तो अब 2022 में कितना रिपोर्टिंग की गई थी, तो 24.2 लाख मामले रिपोर्टिंग किए गए हैं टीबी के भारत में। दूसरा जिसके बेस पे हमारी तारीफ की गई, भारत की तारीफ की गई, वो क्या है, तो संक्रमण के इलाज का कवरेज 80% तक बढ़ गया है। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि 100 में से 80 लोग का इलाज कर रहे हैं। अगर टीबी हो जा रही है तो हम लोग इस 80 लोग का इलाज कर रहे हैं 100 में से। तो इसी तरीके से आप देखेंगे 80% से अधिक लोगों का हम लोग इलाज कर रहे हैं, ये हमारे लिए सकारात्मक कदम है। तो इन 2 पहलुओं पे इस रिपोर्ट में भारत की तारीफ भी की गई है। उसके अलावा इस रिपोर्ट में अगर हम बात करें कि भारत में मृत्यु दर के बारे में क्या कहती है रिपोर्ट, तो अगर रिपोर्ट के अनुसार हम देखते हैं 2023 की रिपोर्ट में टीबी के कारण मृत्यु दर में अचानक गिरावट देखी गई है। अच्छा, यहाँ पे जो गिरावट देखी गई उसके पीछे की वजह क्या है, तो उसके पीछे की वजह ये कि पहले जो WHO डेटा लेता था वो किससे लेता था, तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट से लेता था। लेकिन इस बार इसने किससे डेटा लिया है, तो इस बार इसने हमारे डेटा से इस डेटा को एक्सेप्ट किया है। इसका क्या नाम है, तो भारत के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेटाबेस डेटा सेट को गणना के आधार के रूप में लिया इसने। पहले जो भी आंकड़ा उठाता था कि टीबी की मृत्यु कितना रही है भारत में, या फिर क्या गिरावट देखने को मिला, क्या सुधार देखने को मिला, तो वो कहाँ से लेता था डेटा, ये लेता था ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट, इससे लेता था। लेकिन इस बार इसने कहाँ से लिया, तो यहाँ से लिया है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेटा सेट से। तो इसी नाते यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अब कोई भी देश हुआ, अगर 100 मामले आते तो उसमें से 80 को ही बताता है कि हमारे यहाँ पे 80 मामले ही देखने को मिले हैं। कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि जो एक्यूरेट डेटा होता है वो सामने निकल के नहीं आ पाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग खुल के सामने आते ही नहीं, वो बताते नहीं, उनको हिचकिचाहट होती है, एजिटेशन होती है, तो वो नहीं बताते हैं। तो ये चीज यहाँ पे ये की जा रही है कि इस बार हम जो WHO है उसने भारत से ही डेटा लिया है, और इस नाते जो WHO की रिपोर्ट आई है इसमें ये देखने को मिला है कि जो भारत में टीबी के नाते मृत्यु दर है उसमें कमी देखने को मिली, गिरावट देखने को मिली है।
वही चीज यहाँ पे भी कही जा रही है कि डेटा सेट में बदलाव के साथ भारत की टीबी मृत्यु दर 2021 में 4.94 लाख से घटकर 2022 में 3.31 लाख हो गई है। अब देखिए यहाँ पे डेटा सेट कुछ भी आपसे उससे मतलब नहीं है। अगर इसके बारे में कोई चीज लिखने के लिए आती है, आंसर राइटिंग आती है, इससे आता है, तो आपको ये डेटा यूज करना है कि भारत में टीबी से होने वाली मृत्यु दर में गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पे आपको ये डेटा दिखा देना है कि 2021 में होती थी 4.94 लाख, यानी कि लगभग 5 लाख के आसपास, और यहाँ पे 2022 में घट करके 3.5 लाख के आसपास हो गई, 3.31 लाख के आसपास हो गई। अच्छा, एक चीज और जो मैं आपको कई बार बताने की कोशिश करता हूँ पर भूल जाता हूँ। देखिए यहाँ पे 4.94 लाख लिखा ना, अगर आपको एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है तो आप लगभग 5 लाख लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लगभग लिख रहे हैं ना तो उतना हो जाता है अंतर, वो चलेगा। और यहाँ पे लाख की बात हो रही है तो वहाँ पे 2-4 हजार 10 हजार आसपास चलता है। अगर एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, अगर एग्जैक्ट डेटा याद है तब तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप कर सकते हैं कि लगभग 3 लाख के आसपास, 3,20,000 के आसपास, 3.5 लाख के आसपास, लगभग जब आप लिख देंगे तो इतना वेरिएशन चलता है। लेकिन अगर आपको पूरा डेटा ही याद हो जाता है तो और अच्छी बात है। इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक मृत्यु दर में भारत का योगदान पिछले वर्षों में 36% था, और ये घट करके 2022 में कितना हो गया, तो 26% हो गया। अगर हम बात करें कि भारत में कितने लोगों को टीबी होती है, तो रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में लगभग 2.82 लाख लोगों को टीबी हुई, यानी हर 11 सेकंड में एक व्यक्ति को टीबी हो गई। अब ये देखिए कि कितना बड़ा डेटा है, हर 11 सेकंड में किसी न किसी एक व्यक्ति को टीबी हो रही है। तो सोचिए कि टीबी कितनी खतरनाक बीमारी बन चुकी है हमारे लिए, क्योंकि चाहे उससे मौत हो या ना हो, पर उसके इलाज के ऊपर हमें खर्च करना पड़ता है ना, टाइम देना पड़ता है ना, इंसान डिस्टर्ब तो रहता ही है ना, तो वो चीज देखने को मिल रही है। वैश्विक बोझ में भारत का योगदान कितना है, 27% है, जो पिछले वर्ष के 28% से 1% कम है। यानी कि अगर हम वैश्विक स्तर पर देखते हैं कि भारत टोटल कितना योगदान दे रहा है, अगर वैश्विक स्तर पर टोटल 100 मरीज हैं तो इसमें से भारत में से कितने निकल के आ रहे हैं, तो अभी 27 हो गए। पिछले साल ये कितना था, तो ये 28 था, यानी कि 1% की आपको कमी देखने को मिल रही है। यानी कि जो टीबी के मामले उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, सीधा सीधा मामला। टीबी के मामलों की रिपोर्टिंग में वृद्धि हुई, ये चीज हमने पहले भी देख रखी है। उसके अलावा बताया कि इंडोनेशिया और फिलीपींस के साथ भारत में महामारी के दौरान वैश्विक स्तर पर टीबी के मामलों की रिपोर्टिंग में 67% की गिरावट आई है। क्यों? क्योंकि भैया जब कोविड चल रहा था तो सबका ध्यान वहीं पे था, महामारी पर था, तो वहां पे टीबी और मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, इन सारे चीजों के ऊपर कम ध्यान दिया जा रहा था। तो वो चीज थी कि जो कोविड-19 का टाइम था, महामारी का टाइम था, उसमें थोड़ी सी रिपोर्टिंग कम हो गई थी। तो उसको कोई बात नहीं, ये सारी चीजें आपको पता ही है कि क्यों हो गई थी कम। उसके अलावा बताया कि भारत में 2019 के दौरान दर्ज किए गए 24.04 लाख मामलों के समान 2022 में 24.2 लाख मामले दर्ज किए गए। भारत 2019 के बाद से राष्ट्रीय टीबी प्रसार सर्वेक्षण पूरा करने वाला एकमात्र देश है। तो यहाँ पे देखिए, एकमात्र देश, इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनेगा ना इससे, जब संडे को मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो आप देखना। आप भले से टॉपिक पढ़ रहे हो पर मुझे पूरा उम्मीद है कि आप गलत भी करोगे क्वेश्चन, क्योंकि आप ध्यान से सुनोगे ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए, इस रिपोर्ट में भारत की तारीफ की जा रही है कई सारे एस्पेक्ट के ऊपर। जैसे ये बताया जा रहा है कि 2019 के बाद, यानी कि कोविड-19 जब से आया था, अब देखिए वही कहा जा रहा है कि इतिहास में एक समय आएगा, जैसा होता है ना कि हम पढ़ते हैं आधुनिक काल, मध्यकाल और यहाँ पे प्राचीन काल, ऐसे हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा कि अब इतिहास को बांटने का एक और नया तरीका देखा जाएगा। और कई बार हमें टाइमलाइन बांटने होते हैं तो हम किसी चीज को बेस बनाते हैं, तो इसी तरीके से जब इतिहास को अब नए तरीके से हम देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज बताया जाए कि महामारी पूर्व युग और एक देखा जाएगा महामारी बाद का युग, महामारी पश्चात युग। महामारी क्या थी, वही कोविड-19। तो यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कोविड-19 के पहले का युग क्या था, कोविड-19 के बाद का क्या युग रहा है, क्या दुनिया रही है, उसके बारे में इस तरीके से अध्ययन किया जाएगा। तो यहाँ पे वही बताया कि 2019 के बाद से राष्ट्रीय टीबी प्रसार सर्वेक्षण पूरा करने वाला एकमात्र देश कौन था, भारत था। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरली होता क्या है कि यूपीएससी में जब भी दे देता है कि एकमात्र था, ओनली, या फिर इस तरीके का स्टेटमेंट जब देता है कि सभी के सभी, तो हमको लगता है कि जनरली ऐसे स्टेटमेंट गलत होते हैं। पर अब बताइए, अगर यहाँ से क्वेश्चन बना दे तो आपको लगेगा यार एकमात्र देश तो हो ही नहीं सकता, दुनिया में इतने सारे देश हैं, ऐसे कैसे एकमात्र देश हो जाएगा, ये गलत होगा स्टेटमेंट, तुरंत आप उसको गलत काट देंगे, है ना। इसलिए कहता हूँ कि ध्यान दिया करिए। और जहाँ पे ऐसा कोई स्टेटमेंट आए कि एकमात्र है, सभी के सभी हैं, इस तरीके की चीज जब भी है तो और ज्यादा ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है। सर्वेक्षण 2019 में शुरू किया गया था, 2020 में कई महीनों तक बाधित रहा और फिर 2021 में पूरा हुआ। वो वही चीज है, क्योंकि यहाँ पे 2019 और 20 में कोविड-19 का टाइम बहुत ज्यादा चल रहा था, पीक पर थी बीमारी। उसके अलावा अगर हम बात करें भारत में टीबी उपचार के कवरेज के बारे में, रिपोर्ट क्या कहती है, तो भारत में टीबी उपचार के कवरेज में पिछले वर्ष की तुलना में 19% की वृद्धि की बात स्वीकार की गई है। यानी कि जो टीबी की रिपोर्टिंग होती है, टीबी की कवरेज किया जा रहा है, उसका उपचार किया जा रहा है, उसमें 19% की वृद्धि देखने को मिली है। ये अच्छा कदम है, अगर हम उसको उपचार कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है ना। अगले पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि दुनिया में 30 ऐसे देश हैं जहां पर टीबी का बहुत ज्यादा मामला देखने को मिलता है, और इसमें से भी सिर्फ 4 ऐसे देश निकल के आए हैं जो वैश्विक स्तर पर 80% उपचार उपलब्ध करवाने में सक्षम रहे हैं। यानी कि टोटल 30 देश ऐसे जहां पर टीबी का सबसे ज्यादा मामला देखने को मिलता है, और इस 30 देश में से 4 ही देश ऐसे हैं, जिसमें से एक अपना भारत भी है, जिन्होंने अपने यहाँ पर उपचार 80% से ज्यादा किया, 80% से ज्यादा लोग का इलाज किया है।
2022 में उपचार कवरेज 70% के महामारी पूर्व स्तर तक पहुंच गया। भारत ने टीबी उन्मूलन की दिशा में कई पहल की हैं, जैसे कि आप देखेंगे सक्रिय मामले का पता लगाना, ब्लॉक स्तर तक अधिक सटीक आणविक परीक्षण को बढ़ाना, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से स्क्रीनिंग सेवाएं उपलब्ध कराना और निजी क्षेत्र की भागीदारी भी इसमें शामिल की गई। उसके अलावा निक्षय मित्र पोर्टल, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था कि हमारे राष्ट्रपति जी जो हैं उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था, और ये टीबी से लड़ने के लिए है। तो बताया जा रहा है कि निक्षय मित्र के माध्यम से और भी सारे लोगों को अतिरिक्त पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाई गई। वही चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है कि टीबी रोगियों को अतिरिक्त पोषण संबंधी सहायता प्रदान करते हैं। उसके परिणाम स्वरूप 11 लाख से अधिक टीबी रोगियों को अपनाया गया, यानी कि टीबी रोगियों के ऊपर ध्यान दिया गया है। यह सहायता सरकार की R500 पोषण संबंधी सहायता के अतिरिक्त है। अच्छा, यहाँ पे टीबी से संबंधित और भी बहुत सारी पहल है, उसके बारे में आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम पे नहीं, वहाँ पे आपको बहुत सारी अपडेट मिलेगी। अच्छा, रीडिंग आर्टिकल वाला, अब जब हिंदू पेपर आए तो रीडिंग आर्टिकल भेजूं कहाँ से मैं, उसमें मेरी क्या गलती है। अगर हम बात करें भारत का टीबी उन्मूलन का लक्ष्य क्या रखा गया है, तो भारत ने देश में टीबी को खत्म करने के लिए 2025 तक का लक्ष्य रखा है। ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका डेटा कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, स्लाइड पूरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 25 में 2025 तक प्रति लाख जनसंख्या पर 44 से अधिक नए टीबी मामले नहीं होने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि मैक्सिमम 1 लाख लोगों पर मैक्सिमम कितने केस होने चाहिए, तो 44 केस होने चाहिए टीबी के। कब तक, 2025 तक। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 2023 की रिपोर्ट में यह संख्या 199 मामले प्रति लाख बताई गई है, यानी ये जो रिपोर्ट आई इसमें ये बताया गया कि अभी भी 1 लाख लोगों पर, भारत में 1 लाख लोगों पर 199 लोगों को टीबी है। और हमारा लक्ष्य क्या है कि 2025 तक हम ऐसा काम करेंगे कि 1 लाख लोगों पर मात्र 44 लोगों को ही टीबी रह जाए, इससे ज्यादा लोग को टीबी नहीं होनी चाहिए। इस लक्ष्य को हासिल करना एक बड़ा काम है, क्योंकि योजना में 2023 तक प्रति लाख जनसंख्या पर केवल 77 मामले सामने आने की परिकल्पना की गई थी। यानी भारत ने ये सोचा था कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं 2025 तक हमें जिस तरीके से निपटाना है, अगर इस तरीके से हमें काम करना है तो 2023 में हमें ऐसा करना है कि 1 लाख लोगों पर सिर्फ 77 मामले टीबी के सामने आने चाहिए। लेकिन अभी कितना आ रहा है, तो 199 निकल के आ रहा है। ये हमारा टारगेट था कि 2023 में 77 मामले सामने आने चाहिए 1 लाख पर, लेकिन निकल के कितना आ रहा है, 199 निकल के आ रहा है। और 2025 तक का हमारा क्या टारगेट है, तो 2025 तक का हमारा टारगेट है कि 1 लाख लोगों पर 44 मामले ही सामने आने चाहिए, उससे ज्यादा मामले सामने नहीं आने चाहिए। उसके अलावा बात करें कि कार्यक्रम का लक्ष्य 2025 तक मृत्यु दर को घटाकर प्रति लाख जनसंख्या पर 3 मृत्यु तक लाना है, यानी कि 1 लाख लोगों पर टीबी के नाते सिर्फ 3 लोग की मृत्यु होनी चाहिए, उससे ज्यादा लोग की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। कब तक का टारगेट है, तो 2025 तक का टारगेट है। यहाँ तक कि WHO द्वारा भारत के लिए कम अनुमान को स्वीकार करने के बावजूद यह प्रति लाख जनसंख्या पर 23 है। यानी कि जब WHO ने जो हमारा डेटा इस बार चेंज किया है रिपोर्ट को बनाने के लिए, उसमें भी ये बताया कि अभी तक हमारे यहाँ पे जो मौत हो रही है उसमें क्या आंकड़ा रहा, तो 23 मौत हो रही है 1 लाख लोगों के ऊपर, जबकि हमने क्या टारगेट रखा कि 3 मौत होने चाहिए। ये आपकी एक योजना है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो स्मार्ट सिटी बनाई जा रही थी उसमें जो काम चल रहा है उसको लेकर के, उसके बारे में बात की कि उसकी प्रगति क्या रही है, तो वही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। और 2024 में इसको खत्म किया जाएगा। इसका टारगेट क्या है, 2024 में इस योजना को खत्म किया जाएगा। हालांकि आप सभी को पता है खत्म तो किया नहीं जाएगा, फिर से रिन्यू कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके पहले इसका टारगेट अगर आप देखेंगे 2015 में जब इसको लॉन्च किया गया था तो 2016 से लेकर के 2018 के बीच में 100 स्मार्ट शहर बनाने का टारगेट रखा गया था। लेकिन आप देख रहे हैं कि 2023 चल रहा है, तब भी योजना चल रही है, तो वही चीज़ है कि फिर से इसको रिन्यू कर देंगे, फिर से इसको बढ़ा देंगे। पर यहाँ पे हमें देखना है कि अभी तक क्या प्रगति रही है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं, पर क्वेश्चन तो मैं आपका बनाऊंगा संडे को, इसलिए ध्यान से सुनना है। अब यहाँ पे बात करें कि परियोजनाओं का पूरा होने और वित्तीय प्रगति के मामले में गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान के शहर शीर्ष 10 में है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के शहर सबसे कम 100 में से 10 है। अब यहाँ पे समझने वाली जो बात ये है वो ये है कि जैसे गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान, ये शहर जो ये राज्य जो है, ये लोग क्या कर रहे हैं, तो ये लोग अच्छी प्रगति कर रहे हैं स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। लेकिन जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, यहाँ पर हमें प्रगति अच्छी देखने को नहीं मिल रही। ये लोग पीछे हैं स्मार्ट सिटी को अपनाने में। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के 3 नवंबर के आंकड़ों के अनुसार कुल परियोजनाओं में से लगभग 22%, तो 7,947 में से 1,745, जो कुल लागत का 33%, 1.70 लाख करोड़ रुपए में से 57,028 करोड़ रुपए हैं, अभी भी चल रही है, यानी कि अभी तक इनका कार्य प्रगति पर है। दुख कष्ट के लिए खेद है और अभी तक कार्य प्रगति पर है। आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकांश परियोजनाएं 6,202 पूरी हो चुकी हैं 10 नवंबर तक। यहाँ पे आप डेटा देखिए कि कितना आपको डेटा एकदम नया दिया जा रहा है। ये 3 नवंबर का डेटा है और यहाँ पे आपको 10 नवंबर का डेटा दिया जा रहा है और 13 नवंबर है। इससे ज्यादा नया डेटा आपको क्या मिलेगा, और जो भी मंत्रालय अपडेट करता है वही डेटा। ये 10 नवंबर तक मंत्रालय को आंकड़ों से पता चलता है कि परियोजनाओं को पूरा करने,
फंड के उपयोग और अन्य मानदंडों के मामले में सूरत गुजरात शीर्ष पर है, इसके बाद आगरा उत्तर प्रदेश का है, फिर अहमदाबाद गुजरात का है, फिर वाराणसी यूपी और भोपाल एमपी शीर्ष 5 पर है। यानी यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी परियोजनाएं चल रही हैं स्मार्ट सिटी को लेकर के, इसको अच्छे से लागू कर रहे हैं, जो इनको पैसा मिल रहा है उसका अच्छे से यूज कर रहे हैं, और जो भी अन्य मानदंड रखे गए कि ये चीजें होनी चाहिए और यहाँ पे स्वच्छता होनी चाहिए, यहाँ पे एक जिम पार्क होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, वो सारे मानदंड को ये पूरा करते हुए ये 5 शहर हैं जो टॉप 5 पर हैं। अगर आपका कोई शहर है तो इसको ध्यान में रखिएगा, आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत सिंपली से क्वेश्चन बनेगा कि आपके राज्य में कितने स्मार्ट सिटी प्लान रखे गए हैं, क्या आप जहाँ से आते हैं वहाँ पे भी कोई स्मार्ट सिटी प्लान रखा गया कि नहीं रखा गया, या फिर आपका इसमें क्या योगदान हो सकता है। अगर आपसे सीधा पूछना ना कि अगर हम आपको आईएएस ऑफिसर बना दें तो आप क्या करोगे अपने जिले के लिए, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे आप में से जो भी आप जहाँ पे रहते हैं, आपका कोई भी आप में से रहने वाले से किसी का भी शहर हो इसमें ना टॉप 5 में, तो उसको याद कर लीजिए। आप अपना नाम ध्यान रखिए कि हम इस शहर से हैं, तो यहाँ पे इस तरीके की जो योजनाएं चल रही हैं उसमें हम लोग फंड का अच्छा यूज कर रहे हैं, और इस तरीके का डेटा जो होता है वो आपके बहुत काम आने वाला है। बाकी शीर्ष 10 में से तुमकुरु कर्नाटक के हो गए, उदयपुर राजस्थान, मदुरई तमिलनाडु, कोटा राजस्थान और शिवमोगा कर्नाटक शामिल है। यानी कि टॉप 5 ही है, उसके अलावा ये टॉप 10 है। अगर पूरा इनको शामिल कर दिया, इनको शामिल कर दिया तो टॉप 10 हो जाएगा। दूसरी ओर केंद्र शासित प्रदेश और पूर्वोत्तर शहर लगातार पिछड़ रहे हैं। निचले 10 शहर कवरत्ती, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इम्फाल, मणिपुर, शिलोंग, मेघालय, दीव, गुवाहाटी, असम, आइजोल, मिजोरम, गंगटोक, सिक्किम और पासीघाट हैं। ऐसे छोटे शहरों में क्षमताओं की कमी के कारण हुआ है, यानी कि इनके पास उतनी क्षमता नहीं है, उतना कैपेसिटी नहीं है। चल रही परियोजना जून 2024 की समय सीमा को पूरा करने की संभावना है। अब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन ने जनवरी 2016 से जून 2018 तक चरणों में एक प्रतियोगिता के माध्यम से 100 शहरों का चयन किया। चयनित शहरों से अपेक्षा की गई थी कि वे अपने चयन से 5 वर्षों में अपने सभी प्रस्तावित परियोजनाओं को पूरा कर लेंगे। इस साल मई में सभी शहरों के लिए समय सीमा जून 2024 तक बढ़ा दी गई थी, यानी कि इसका टारगेट क्या था 2016 से लेकर के 2018 तक था, लेकिन अभी 2023 मई का जो चल रहा था उसमें क्या कर दिया गया, इसको 2024 तक बढ़ा दिया गया। कितना टारगेट रखा था हमने, तो 100 स्मार्ट सिटी का टारगेट रखा था। इसको लॉन्च कब किया गया, 2015 में लॉन्च किया गया। अब ये योजना चर्चा में, आपसे योजना के बारे में अगर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कब का 2015 का करंट अफेयर अभी कैसे पूछ रहा है, तो चर्चा में इसलिए पूछ लिया। मिला जुला के इस रिपोर्ट का ये जो आप कह सकते हैं आर्टिकल हमने डिस्कस किया, इसका मेन मुद्दा क्या है, इसका मेन मुद्दा ये है कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश जैसे जो राज्य हैं, ये लोग स्मार्ट सिटी में अच्छा काम कर रहे हैं, उसको अपनाने में, उसके अन्य मानदंडों को पूरा करने में, उसके फंड का उपयोग करने में, इन सारी चीज़ों में अच्छा काम कर रहे हैं। जबकि वहीं अगर हम यूटीज को देखते हैं, यूनियन टेरिटरीज को, और अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को देखते हैं यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों को देखते हैं, तो ये लोग अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं इस क्षेत्र में। और इसके पीछे की वजह क्या बताई गई, तो इनकी क्षमताओं में कमी बताई गई है। जैसे आप देखेंगे जो उत्तर पूर्वी राज्य है, यहाँ पे बहुत प्रतिकूल स्थितियां देखने को मिलती हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, और फिर आप देखेंगे अधिकतर जगह तो ऐसी है जहाँ पे हिंसा देखने को मिलती है, कहीं पे टेररिस्ट हैं, तो कहीं पे माओवादी है, कहीं पे कुछ और चीजें देखने को मिलती है, तो वो दिक्कत भी देखने को मिलती है। दोस्तों एक कंट्री है जिसका नाम है आइसलैंड। अच्छा, आपने इसका नाम और कहाँ पे सुना है, तो जो पीस इंडेक्स आता है ना उसमें, और जो हैप्पीनेस इंडेक्स आता है उसमें, ये टॉप पर रहता है, अक्सर ये टॉप पे देखने को मिलता है। पर यहाँ पे एक चीज देखने को ये मिल रही है। अच्छा ये फोटो देखिए आप, ज्वालामुखी टाइप का कुछ दिखाया जा रहा है। यहाँ पे यार 14 घंटे के भीतर 800 भूकंप आ गए। मतलब 8 भूकंप नहीं, 800 भूकंप, वो भी 14 घंटे के अंदर, कितनी बड़ी बात है। हालांकि वो भूकंप बहुत ज्यादा तीव्रता के थे नहीं, अगर एक भी भूकंप तीव्रता का रहता तो फिर हालत खराब हो जाती। पर वही है कि 800 भूकंप फिर भी मायने तो रखते हैं ना, आदमी डर जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो भूकंप आया ना, ये एक संकेत हो सकता है किसका, कि ज्वालामुखी का विस्फोट होने वाला है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि कैसे संकेत हो सकते हैं। तो संकेत ऐसे हो सकते हैं कि जब भी भूकंप आता है, तो इसका ये मतलब है कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसके अंदर, जो प्लेट में बटी हुई है विश्व, उसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ी देखने को मिल रही है। वो प्लेटें जो संचरण करती हैं उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी देखने को मिल रही है। अभी सरल हो रहा है या अब सरल हो रहा है, इसके नाते यहाँ पे ये चीजें देखने को मिल रही है। एक टेक्टोनिक थ्योरी आपने पढ़ी होगी ना, कैसे प्लेट होती है, और ये 2 प्लेटें हो गई, एक इधर भागती है और एक इधर भागती है, इस तरीके से होता है, या फिर दोनों एक ही तरफ भागती हैं। तो जब यहाँ पे ये लड़ती हैं तब जाके भूकंप आता है, या फिर जब ये खिसकती हैं दूसरे की तरफ तब जाके भूकंप आता है। ऐसे कई सारी चीजें। टेक्टोनिक थ्योरी एक अलग चैप्टर है, वो मैं पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, कभी जरूरत पड़े तो उसको भी पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मेन मुद्दा है उसको समझने के लिए, वैसे आपने जियोग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी होगी। तो यहाँ पे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये भूकंप जो आ रहे हैं संकेत दे रहे हैं कि ज्वालामुखी का विस्फोट होने वाला है। इस आर्टिकल में वही चीजें बताई गई। 14 घंटे के भीतर देश के दक्षिण पश्चिमी रिगजिन्स प्रायद्वीप में 800 भूकंप आने के बाद आइसलैंड में आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी गई। अब देखिए, अगर आप 2022 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, पीवाईक्यू वाला, प्रीलिम्स वाला, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा 2022 से, जहां तक मुझे याद है, या फिर 2023 हो सकता है, उसमें आपको 3 या 4 क्षेत्र दिया था और पूछा था कि अभी हाल ही में किस वजह से चर्चा में रहता है, ऐसे दिया था, और पूछा था कि कौन से सुमेलित है। तो कई बार आपसे ये भी पूछता है कि क्षेत्र अभी चर्चा में था तो किस नाते चर्चा में था। और ये मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, स्टेट पीसीएस की नहीं। आप पीवाईक्यू उठा के देखिए तो सही,
उसमें एक जगह दिया था कि अभी तख्ता पलट हो गया, इस नाते चर्चा में था, ऐसे ही करके स्टेटमेंट दिया गया था। तो चीज़ आपको ध्यान रखनी कि यहाँ पे भूकंप के नाते आपातकाल की घोषणा कर दी गई है आइसलैंड में। पिछले 24 घंटों में लगभग 1400 भूकंप, मतलब 24 घंटे में 1400 भूकंप, 14 भूकंप नहीं 1400 भूकंप आए। और अक्टूबर के अंत से प्रायद्वीप में 24,000 से अधिक भूकंप दर्ज किए गए। इनमें से सबसे शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता 5.2 थी और यह आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक से लगभग 40 किलोमीटर दूर आया था। अच्छा, अभी हमारे यहाँ पे भी कुछ टाइम पहले आया था ना भूकंप, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा महसूस हुआ होगा। उसकी तीव्रता शायद 5.9 थी, कुछ थी ऐसी ना 5.9, और यहाँ पे 5.2 है, ठीक ठाक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा तीव्र नहीं माना जाता है। लेकिन ये 5.9 का ठीक ठाक तीव्रता माना जाता है। अगर ये थोड़ा देर रह जाता है 1 से 2 मिनट तो बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। वो तो कुछ सेकंड ही था, फिर चला गया। अब यहाँ पे बात करें कि आइसलैंड में हो क्या रहा है, ऐसा क्या हो गया कि 1400 भूकंप आ रहे हैं 24 घंटे में, 800 भूकंप देखने को मिले 14 घंटे में, ऐसी चीज हमें देखने क्यों मिले, उसके पीछे की वजह क्या है? तो आइसलैंड जो है मध्य अटलांटिक रिज पर स्थित है। ये मैप देखिए, कितने सारे आपको डॉटेड क्षेत्र देखने को मिले, सब भूकंप प्रभावित क्षेत्र देखने को मिल रहे हैं। और ये जो मध्य अटलांटिक रिज है, ये तकनीकी रूप से दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि अटलांटिक महासागर के तल पर स्थित है। ये आप लोग को कनेक्ट नहीं हो पा रहा होगा ना कि क्या बोल रहे हैं सर, कहाँ पे जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप ये देखिए, ये है मिड अटलांटिक रेंज। एक तरफ आपको साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा, एक तरफ नॉर्थ अमेरिका ऊपर, और यहाँ पे एक तरफ आपको अफ्रीका और ये यूरोप देखने को मिलेगा, और इसी के बीचों बीच, इसी नाते इसका नाम पड़ा ना मिड अटलांटिक रीज। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला क्षेत्र जो है इसी के बारे में बात करें, तकनीकी रूप से बहुत अस्थिर क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पे आइसलैंड के आप जो मैप है उसको भी देख, अब ज्यादा कनेक्ट हुआ होगा ना कि किस वाले क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है। बिना मैप के ज्यादा क्लियर होता है। ज्योग्राफी को वैसे भी कहते हैं कि मैप के साथ ही पढ़ना चाहिए, उसके बिना ज्यादा आपको समझ नहीं आता है। तो उम्मीद है कि अब आपको ज्यादा क्लियर हो रहा होगा कि कहाँ पे बात कर रहे हैं हम, किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये आपका आइसलैंड कंट्री हो गया, ये आप देख सकते हैं, इसकी कैपिटल रिजविक, और यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। ये सब तो मतलब आप लोग को पता ही होगा, इतनी छोटी छोटी बात। यहाँ पे बात करें मध्य अटलांटिक रीज जो है, ये यूरेशियन और उत्तरी अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेटों को अलग करती है, जिससे ये भूकंपीय गतिविधि का केंद्र बन जाता है। बात करें कि रेकजाविक स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय पेरलान के अनुसार आइसलैंड में प्रतिवर्ष औसतन लगभग 26,000 भूकंप आते हैं, और उनमें से अधिकांश अगोचर और असंबद्ध होते हैं, यानी कि अधिकांश ऐसे होते हैं जिनके बारे में पता ही नहीं चलता है। यही चीज जापान के बारे में भी कही जाती है कि जापान में भी बहुत सारे भूकंप आते हैं जो पता ही नहीं चलते, बहुत हल्के झटके होते हैं, लोग उसको जनरली इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे हर साल औसतन लगभग 26,000 भूकंप आते हैं। ये ऐतिहासिक जो संग्रहालय है उससे पता चलता है, उसके जो अभिलेख वहाँ पे रखे गए, उसकी जो जानकारी रखे उसके बारे में वहां से भी पता चलता है। लेकिन कभी कभी भूकंपों का झुंड, ज्यादातर छोटे भूकंपों का एक क्रम, जिनमें कोई पहचान योग्य मुख्य झटका नहीं होता है, ज्वालामुखी विस्फोट का एक परेशान करने वाला अग्रदूत माना जाता है। अग्रदूत क्या होता है? जो आगे आगे चलता है, जो ये बताता है आगे आने वाली चीजें, कि पहले मैं आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि बाद में ये चीजें आने वाली हैं, यानी कि बाद में होने वाली चीजों के बारे में जानकारी देने वाला। तो वही इसीलिए वैज्ञानिक इसको लेकर के चिंतित हो गए हैं कि इतने सारे भूकंप आ रहे हैं, कहीं ये भूकंप ज्वालामुखी आने का संकेत तो नहीं दे रहे हैं, कहीं हम इसको हल्के में ना ले लें। आइसलैंड मौसम कार्यालय आईएमओ से जुड़े वैज्ञानिकों के अनुसार अब ठीक यही हो रहा है कि जो भूकंप आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि ज्वालामुखी फूटने वाला है, बच के रहना। भूकंप के झुंड ज्वालामुखी गतिविधि का संकेत कैसे हो सकते हैं, अगर इसके बारे में बात करें कि भूकंप कैसे बता रहे हैं कि ज्वालामुखी आ सकती है, तो पृथ्वी की सतह के नीचे तीव्र गर्मी गर्मी चट्टानों को पिघलाकर मैग्मा बनाती है, जो ठोस चट्टान की तुलना में हल्का गाढ़ा बहने वाला पदार्थ है। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, ये जो पृथ्वी मान लीजिए क्रस्ट है, इसके नीचे आपको पता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं और वो फूटते रहते हैं, उनका भी खंडन होता रहता है। तो इसकी वजह से बहुत सारी उष्मा उत्सर्जित होती है, उष्मा निकलती है जब, तो ये लोग इस पे प्रेशर डालते हैं, जो पृथ्वी की क्रस्ट होते हैं ना, यहाँ पे प्रेशर डालते हैं, और क्या होता है, तो ये एक टाइम के बाद ये फट जाती है, इतनी पतली नहीं होती है, एक टाइम के बाद यहाँ पे दरार बन जाती है, फट जाती है धीरे धीरे करके, और तभी जाकर के ज्वालामुखी निकलता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब ऐसे भूकंप आते हैं तो ये संकेत देते हैं कि जो गर्मी है वो बढ़ चुकी है, और यहाँ पे जो मैग्मा है वो पिघल रहा है, और धीरे धीरे करके दरारी जो यहाँ पे भेदन होता है उसमें जाकर के चिपक जाता है। ये इसे ऊपर की ओर ले जाता है, और इसका अधिकांश भाग गहरे भूमिगत मैग्मा कक्षों में फंस जाता है, वही चीज जो यहाँ पे आसपास जाकर के फंस जाती है। समय के साथ ये चिपचिपा तरल ठंडा हो जाता है और एक बार फिर जम जाता है। जब जाहिर सी बात है कि ऊष्मा जब नहीं मिल रही, पृथ्वी के आसपास आ चुका है, तो उतना ऊष्मा नहीं मिले, इस नाते समय के साथ ठंडा हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है तो ये कह रहे हैं कि फिर से जम जाता है। हालांकि सतह पर छिद्रों और दरारों के माध्यम से एक छोटा सा अंश फूटता है, जिससे ज्वालामुखी विस्फोट होता है। अब पृथ्वी की सतह के करीब मैग्मा की गति आसपास की चट्टान पर बल डालती है, जो अक्सर भूकंप के झुंड का कारण बनती है। अब मैग्मा की भूमिगत हलचल से विस्फोट होना जरूरी नहीं है, लेकिन यह सतह के करीब आता है, विस्फोट की अधिक संभावना होती है, और अधिक बार लक्षणात्मक भूकंप झुंड आते हैं। भूकंपीय गतिविधि का चलन शुरू होने के बाद आईएमओ वैज्ञानिकों ने 27 अक्टूबर को कहा कि यह फगराडल्स फजाल ज्वालामुखी प्रणाली के नीचे गहराई पर निरंतर मैग्मेटिक प्रवाह से प्रेरित तनाव परिवर्तनों के प्रतिकर्ष की प्रतिक्रिया थी। यानी वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जो लगातार हमें भूकंप देखने को मिले 14 घंटे में 800 भूकंप, वो किसके नाम हो रहे हैं, तो ये ज्वालामुखी का नाम दिया गया, फगराडल्स फजाल ज्वालामुखी।
इसी के नीचे यहाँ पे गर्मी उत्पन्न हो गई थी बहुत ज्यादा, और इस गर्मी के नाते जो मैग्मा निकल रहा था और जो मैग्मा चिपक गया था, उसी मैग्मा के कारण ये भूकंप लगातार देखने को मिल रहे थे। ये है पूरा प्रोसेस जो आपको बताया गया, वही सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं। देखिए यहाँ पे वही सारी चीजें बताया जा रही है कि फिर जो रहता है पृथ्वी के नीचे वो सब गल जाता है, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे करके यहाँ पे आता है, ये चिपक जाता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं। अब अगर हम बात करें कि जो छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं और जो हमें संभावना पता चले कि भूकंप की वजह से ज्वालामुखी फूट सकता है, तो भूकंप की वजह से ज्वालामुखी कहाँ फूट सकती है, उसकी संभावना कहाँ पे, लोकेशन कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। ये वाला इलाका आपका बता रहा है कि ये वाली लोकेशन हो सकती है जहाँ पे ज्वालामुखी उद्भेदन हो सकता है, जहाँ पे ज्वालामुखी आ सकती है। विस्फोट कब और कहाँ होने की संभावना है, तो फगरा डल्स फजाल रेकजाविक के दक्षिण पश्चिम में लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है, और यह दुनिया का सबसे नया शिशु ज्वालामुखी है। इतना सिंपल सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सीधा अगर पूछ लेगा कि फगरा डल्स फजाल ज्वालामुखी कहाँ पे है, आप सोचेंगे यार पहली बार नाम सुन रहे, ये भी कोई ज्वालामुखी है क्या, ये ज्वालामुखी है ना कि कोई शहर का नाम है, कोई पर्वत है, क्या है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी कि ज्वालामुखी कहाँ पे, आइसलैंड में है। 2021, 2022 और 2023 में विस्फोट होने से पहले ये 8 शताब्दियों तक निष्क्रिय रहा, और यहाँ पे 2021, 22, 23 में 3 बार लगातार इसका विस्फोट हुआ। और एक बार आप देखेंगे यूपीएससी में पूछा था कि अभी हाल ही में हुई ज्वालामुखी घटनाओं का उदाहरण देते हुए ज्वालामुखी घटना क्या है इसके बारे में बताइए। ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि ज्वालामुखी की जो घटना है अभी वर्तमान में, उसका एग्जांपल दीजिए और फिर ये बताइए कि ज्वालामुखी घटना क्या होती है। तो इस तरीके की घटना को आप ध्यान में रख सकते हैं। 2021 के विस्फोट के बाद से दुनिया भर से पर्यटक पृथ्वी की सतह पर बहते पिघले हुए लावा की झलक पाने के लिए फगरा डल्स फजाल की ओर उमड़ पड़े हैं। ये लोग जा रहे हैं जो ज्वालामुखी से उद्भेदन के बाद मैग्मा निकला उसको देखने के लिए। इंसान का ना कोई ठिकाना नहीं कि क्या देखना चाहता है, क्या करना चाहता है, कुछ भी नहीं पता है। टाइटैनिक में डूबने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पे मैग्मा निकला है, ये ज्वालामुखी क्षेत्र जो है अशांत है, यहाँ पे निकल सकता है, कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। तो यहाँ पे ये लोग मैग्मा देखने जा रहे हैं, पता चले ये लोग मैग्मा देखने गए हैं और वहीं पे मैग्मा बन जाए। इंसान भी है ना, वो क्या करता है समझ नहीं आता। आईएमओ ने शुक्रवार को नोट किया कि काफी मात्रा में मैग्मा उत्तर में सुंदन जुका गिगम से ग्रिंडाविक की ओर फैले क्षेत्र में बढ़ रहा। ये क्षेत्र का उनका नाम है तो ऐसा ही नाम रहेगा, इंडिया की तरह नाम तो रहेगा नहीं, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब तो रहेगा नहीं। हालिया बयान में आईएमओ ने कहा है कि यह एक गंभीर ज्वालामुखी खतरा पैदा करता है। मैग्मा ग्रिंडाविक के ठीक उत्तर में इसकी सबसे उथली गहराई पर पृथ्वी की सतह से सिर्फ 800 मीटर नीचे है। पृथ्वी की सतह इससे सिर्फ 800 मीटर नीचे है, और थोड़ा सा भी और गर्मी पाएगा, थोड़ा सा भी और दिक्कत देखने को मिलेगी तो फूट कर बाहर आ जाएगा, पूरा लावा लेकर के बाहर निकलेगा और आसपास के क्षेत्र को तबाह कर देगा। विस्फोट के सटीक स्थान को इंगित करना लगभग असंभव है, क्योंकि आप सभी को पता है साइंस किसी भी चीज को 100% सही नहीं मानता। वो कहता है कि चीजें हो सकती हैं, संभावना है। इस क्षेत्र के आसपास होने की संभावना, वो क्षेत्र कौन सा है मैंने आपको पहले दिखा दिया है। ग्रिंडाविक आइसलैंड के दक्षिणी तट पर 4000 की आबादी वाला एक शहर है। फगरा डल्स फजाल विस्फोट स्थल से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है, यानी कि ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिला है ग्रिंडाविक यहाँ से 10 किलोमीटर दूर ही स्थित है ज्वालामुखी। और जब ज्वालामुखी फूटता है ना तो 100 किलोमीटर के दायरे को भी अंदर ले सकता है, 10 किलोमीटर की तो बात ही छोड़िए। इसी नाते इसको खाली करा दिया गया इस शहर को। सावधानी के तौर पर इस शहर को अभी से खाली करा दिया है कि आने वाले समय में ये विस्फोट हो सकता है, तो आप लोग पहले से सावधान रहिए। ये चीज ठीक है, कम से कम इन्होंने कदम तो उठाया। आइसलैंड में वर्तमान में कितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं, तो आइसलैंड दुनिया के कुछ सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों का घर है। ज्वालामुखी द्वीप के परिदृश्य और संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। वर्तमान में इसमें 33 सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो पिछले 1000 वर्षों में 180 से अधिक बार फूट चुके हैं। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सक्रिय ज्वालामुखी मानते किसको, कहते किसको। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्विस के अनुसार सक्रिय ज्वालामुखी वे हैं जो होलोसीन वर्तमान भूगर्भिक युग जो लगभग 11,650 साल पहले सबसे हाल के हिमयुग के अंत में शुरू हुआ के भीतर फूटे हैं। यानी किसके, तो होलोसीन युग के भीतर अगर ये फूटे हैं तो इसको सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, जिनमें विस्फोट होने की क्षमता है, भविष्य में फिर से विस्फोट हो सकते हैं, तो उन्हीं को सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट अगर कहीं पे आता है कि सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं, फिर ज्वालामुखी को अगर आपको कैटेगराइज करने के लिए आता है कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो आप देखें ज्वालामुखी जैसे एक सुषुप्त होता है, एक मृत होता है, इसी तरीके से एक सक्रिय ज्वालामुखी होता है, एक शांत ज्वालामुखी होता है। तो अगर आपको ये बांटने के लिए आता है और उसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी पड़ती है तो ये डेफिनेशन आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। आइसलैंड के सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखियों में से एक आइजफ जल्ला जोकुल है। अब यहाँ पे देखिए नाम इतना टफ टफ है और इतना बड़ा बड़ा है भाई, अगर नाम लेने में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी। एक बार देख लीजिएगा आप लोग पीपीटी से, नाम सही लिखा है, बस वो बोलने में हो सकता है कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, सबकी जुबान एक जैसे नहीं होती ना। 2010 में ज्वालामुखी फटा और पूरे यूरोप में विशाल राख का बादल फैल गया। अब यहाँ पे देखिए ज्वालामुखी का इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो जब ज्वालामुखी फूटता है तो उसमें से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, इवन सल्फर डाइऑक्साइड तक निकलती है, और ये हमारे वायु प्रदूषण के रूप में काम करते हैं। आपको पता होगा, अभी हमने 1-2 दिन पहले आर्टिकल डिस्कस किया जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी वायु प्रदूषक के रूप में काम कर रही थी।
तो जब यहाँ पे ज्वालामुखी फटा है उसकी वजह से बादल में राख राख हो गई पूरा। राख राख होने की वजह से जो विमान सेवाएं हैं यानी कि एयरप्लेन सर्विसेज जो है उसको भी बंद करना पड़ गया। इस वजह से आपको पता है कि आर्थिक नुकसान भी देखने को मिलता है, पर्यावरणीय नुकसान भी देखने को मिलता है, सामाजिक नुकसान भी देखने को मिलता है, लोगों को विस्थापित करना पड़ता है जैसे कि अभी किया जा रहा है यहाँ पे गिंडावी वाले क्षेत्र में। तो इस तरीके से ज्वालामुखी फटने का बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ सकता है, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पे एक बैंक के बारे में बात करिए, आईसीबीसी के बारे में। इसके ऊपर अभी एक साइबर अटैक हुआ है, तो इसी नाते चर्चा में आएगा। देखिए जो साइबर अटैक है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है लॉकबिट 3। अगर आपसे जनरली पूछ जाते रहे कि लॉकबिट 3 क्या है, आपको ये लगे कि यार लॉक का नाम रखा है, कहीं ये कोई डिजी लॉकर के तरीके से ऐप तो नहीं है जहाँ पे हम अपनी चीजें लॉक करके रख सकते हैं, या फिर ये क्या है। तो यहाँ पे लॉकबिट 3 करके आपसे पूछा जा सकता है। जैसे एक बार पूछा गया था कि क्यूबिट क्या है, क्यूबिट का संबंध किससे है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो होता है उससे संबंध था इसका। उसका पूरा नाम क्या है आईसीबीसी का, तो इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना की अमेरिकी शाखा रैनसमवेयर हमले की चपेट में आ गई, इस नाते चर्चा में आ गई, जिससे अमेरिकी ट्रेजरी बाजार में व्यापार न्यूनतम रूप से बाधित हुआ था। बाकी वहां पे ये सारी चीजें बताया जा रही है कि कंपनी को अभी पता नहीं है, इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था। ये आईसीबीसी क्या है, तो आईसीबीसी एक चीनी राज्य के स्वामित्व वाला वाणिज्यिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है। जैसे आप देखेंगे आरबीआई एक्ट 1934 वाला जो है, इसके हिसाब से बैंकों को बांटा जाता है, तो इसी में जो सेकंड अनुसूची में आता है उसी को वाणिज्यिक बैंक माना जाता है। ये भारत के बारे में बात हो गई। फोर्ब्स के अनुसार संपत्ति के मामले में चीन का और दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन है, तो यही है भाई साहब आईसीबीसी। लगभग 6 ट्रिलियन से अधिक ये ऋण दे चुका है और दुनिया की सबसे अधिक लाभदायक कंपनियों में से भी एक है ये आईसीबीसी। अगस्त के एक फोर्ब्स लेख के अनुसार बाजार पूंजीकरण के हिसाब से ये 194.57 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। यानी कि इतने बड़े बैंक के ऊपर अटैक हो जा रहा है तो ये छोटी बात नहीं है। पहले पे कौन है, तो ये जेपी मॉर्गन है दुनिया का सबसे बड़ा बैंक, किसके मामले में, तो बाजार पूंजीकरण के मामले में। यानी कि बाजार में सबसे ज्यादा साख किसकी है, सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं वैल्यू किसकी है, उसके हिसाब से जेपी मॉर्गन की सबसे ज्यादा वैल्यू बाजार में, उसके बाद फिर बैंक ऑफ अमेरिका की, उसके बाद किसका है, तो ये आईसीबीसी का। और आईसीबीसी कहाँ का, चाइना का बैंक है। रैनसमवेयर हमले क्या है उसके बारे में यहाँ पे बताया कि रैनसमवेयर एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। ये चीज मैं आपको इतना बार बता चुका हूँ कि फिर से वही चीज बताते हुए अच्छा भी नहीं लगता है, कि आप लोग को भी सुन सुन के थक गए होंगे कि यार यही रैनसमवेयर बता रहे हैं, रैनसमवेयर बता रहे हैं। रैनसमवेयर क्या है, तो एक प्रकार का यहाँ पे बता रहे हैं कि दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है कि हमारे सिस्टम को बाधित कर देता है, जो भी हम अपने सिस्टम से काम कर रहे हैं उसकी सेवाओं को बाधित कर देगा। बदले में क्या मांगेगा, या तो हमसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगेगा, या तो पैसे मांगेगा, या तो कुछ और ऐसी डिटेल्स मांगेगा जो हम नहीं दे सकते हैं, यानी कि इलीगल चीज हमसे करने के लिए कहेगा। और तभी कहेगा कि हम आपकी सर्विसेज को फिर से चालू करेंगे, तभी हम इस अमले को हटाएंगे, अन्यथा आपको ऐसे परेशान होना पड़ेगा। और इससे निपटने के लिए कई सारे कदम उठा सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बताई है। जैसे सर्ट इन करके था एक, और साइबर सुरक्षता केंद्र करके था, ये सारी चीजें थी। कह रहे हैं कि हम इस हमले के बारे में क्या जानते हैं, हम इस हमले के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। सही बात है ये हाँ सही बात है, क्योंकि अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिस निकल के नहीं आया है। बस यहाँ पे बताया कि फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि हमले के पीछे लॉकबिट 3 नामक रैनसमवेयर था। तो यहाँ पे लॉकबिट 3 क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। लॉकबिट 3.0 लॉकबिट द्वारा बनाया गया था। ये एक समूह जो डार्क वेब पर अपने माइलवेयर बैड एक्टर्स को प्रभावी ढंग से बेचता है। सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार लॉकबिट 3.0 रैनसमवेयर का सबसे लोकप्रिय प्रकार है, जो जुलाई 2022 से जून 2023 तक सभी ज्ञात हमलों में से लगभग 28% के लिए जिम्मेदार है। अमेरिकी न्याय विभाग ने जून में एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, लॉकबिट अभिनेताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में पीड़ितों के खिलाफ 1400 से अधिक हमलों को अंजाम दिया है और $100 मिलियन से अधिक की फिरौती की मांग की है। तो ये लॉकबिट कोई हल्की चीज नहीं है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। समूह ने पिछले महीने बोइंग पर रैनसमवेयर हमलों की जिम्मेदारी ली थी। यानी ये खुद कह रहा था कि जो बोइंग पर हमला हुआ था वो हमने ही किया था। ऐसा कहा जाता है कि रूसी मूल का है, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई सबूत नहीं हमारे पास कि कहाँ का है। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में बहुत सारी गलतियां हुई, उसके लिए सच में दिल से सॉरी, माफ करिएगा। और आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। उम्मीद है कि आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी बीती होगी और आप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। ये जो घटना हमने शुरू में डिस्कस की, ऐसी कोई घटना किसी के साथ भगवान ना करे कि कभी देखने को मिले। और देखिए अच्छे से आप पढ़ाई करिए। दिवाली हो गई, सेलिब्रेट कर लिया आपने, अब अपने पढ़ाई पे वापस आइए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक एक दिन करके एग्जाम करीब आ रहा है, एक एक दिन बीत रहा है और ऐसे ही पूरा साल बीत जाएगा। और जब एग्जाम सर पे आके बैठेगा ना, तब आप लोग को टेंशन होना शुरू होगी। इसके पहले कि आप लोग को टेंशन हो, आप लोग इतनी तैयारी करके रखिए कि जब एग्जाम सर पे आए तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही ना पड़े। उस टाइम पे बस हमें रिविजन करना रहे। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।